प्रणाम है आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। केतु विज्ञान पर हमारी चर्चा कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले से बहुत दिनों से लगातार चल रही है, जिसमें हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, साइंस या प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी जैसे कई विषयों को कवर किया है। आज इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं अश्विनी जी से करियर पे। हाल फिलहाल में ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है और हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि सभी क्षेत्रों में तकरीबन ऑल ओवर इंडिया बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे आपको आम तौर पर देखने को मिलते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए करियर के संबंध में, करियर के रिस्पेक्ट में केतु विज्ञान क्या कहता है, ये जानते हैं आज अश्विनी जी से, जिन्हें हम कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले के नाम से जानते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज के इस लाइव प्रोग्राम में कुछ ना कर भैया का। प्रणाम कुछ ना कर जी। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले आप से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे इस साल 10th करके या 12th करके, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, 90% से ऊपर मार्क्स वाले बच्चों का भी एक अच्छा ग्रुप है, अच्छा सेगमेंट है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं। तो क्या मैसेज आप पूरी सोसाइटी को, पेरेंट्स कम्युनिटी को और स्टूडेंट्स कम्युनिटी को देना चाहते हैं? केतु विज्ञान इस विषय में क्या कहता है और करियर का मार्क्स से कुछ कनेक्शन है भी या नहीं, इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, वैसे तो देखा जाए तो कैरियर एक सबसे इम्पोर्टेंट फेज है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। एक्चुअली देखा जाए तो कैरियर ही प्राइम फेज ऑफ लाइफ माना जाता है। अगर कैरियर ठीक है तो बाकी सारी चीजें टेक केयर करी जा सकती है। अगर कैरियर में कोई डिस्टरबेंस है तो आपकी पूरी की पूरी फैमिली लाइफ या पूरी अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, सो कैरियर क्योंकि पर्सनल लाइफ पर डिपेंडेंट है, तो आई वुड टॉक अबाउट कि पर्सनल लाइफ इज बिकम्स ए मेस अगर आपका कैरियर ठीक नहीं है तो। पर मुझे एक चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि कैरियर ठीक होता क्यों नहीं है। मैं इतने, अगर जैसे अभी बता रहे हो कि नंबर 90% नंबर से ज्यादा के ग्रुप में बहुत लोग हैं, तो फिर ये कैरियर में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है कि कैरियर में फेल हो जाते हैं, और जबकि एकेडमिक्स में इतना अच्छा किया उन्होंने? तो उसका मूल कारण समझने की बात है कि कैरियर का एक्चुअली एकेडमिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। कारण, उसका एकमात्र कारण है कि कैरियर की डायमेंशंस जो है अनलिमिटेड होती हैं। कैरियर का सिलेबस फिक्स नहीं है। जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो कैरियर की डायमेंशन फिक्स है। मतलब एजुकेशन की एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी गोल चक्कर के अंदर आपको रहना है और सभी को उसी में रहना है। उसमें कोई तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, ये तो बात फैक्ट है। सबकी इंडिविजुअल की कैपेसिटी, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी सबकी अपनी अपनी है, एलिजिबिलिटी सबकी अपनी अपनी है। अब जो 40% मार्क्स लेकर के पास हुआ और जो प्रीवियस क्लास में वो भी पास हो गया तो नेक्स्ट क्लास में आ ही गया, और जो 90% मार्क्स लेकर के पास हुआ था लास्ट क्लास में वो भी सेम उसी लाइन में आ गया, अगले लाइन में आ ही गया, अगली क्लास में तो चला ही गया वो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना गैप था उन दोनों के उसमें मार्क्स में, तब भी दोनों एक ही क्लास में बैठे, अगली क्लास में सेम बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है। क्यों? अगर यहां पर हमें ये डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, जरूरत नहीं है समझने की, तो आगे उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या उपयोग होगा? कभी भी नहीं होगा। अब क्लास 4th में आपने जितने नंबर लिए और आप क्लास 5th में चले ही गए, अगर वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एक अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा हुआ है
तो टारगेट ये होना चाहिए कि सारे मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर, हम मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे ना गिरे। अब अश्विनी जी, इसमें प्रश्न ये आ जाता है, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, एक ज़माना था जब हम 33% पासिंग मार्क्स की बात किया करते थे और मिनिमम थ्रेशोल्ड पासिंग मार्क्स रहता था, और किसी की फर्स्ट डिवीज़न यानी कि 60% मार्क्स है तो इसको गांव में या कम्युनिटी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में देखा जाता था। क्यों? क्योंकि सवाल यहाँ पर यही है कि क्यों? क्योंकि वो थर्ड क्लास में अब उसको कितनी टेंशन होती है। मतलब इमेजिन के जो 60% या फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे थे और वो 33% वाले बच्चों के साथ ही बैठ रहे हैं, तो जनरेशन गैप तो तुमने उसी क्लास में डाल दिया और बाद में कहते हैं कि जनरेशन गैप आ गया। तो जनरेशन गैप तो आप लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में डाल दिया उनमें। लेकिन अभी कुछ स्कूल्स ने इस तरह की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है कि जो बच्चे एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर आते हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग परसेंटेज के बच्चे। हालांकि कहीं कहीं इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है और ये बहुत अच्छी, ये है ही डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली। पहले जो है आप लोगों ने क्या किया, जनरेशन गैप बिल्ड कर दिया सेम क्लास में। फिर उसके बाद आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस कर, सॉरी नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो जैसे क्लासिफिकेशन कर दिया ना, हायर क्लास के बच्चों, हायर परसेंटेज के बच्चों को अलग बिठा दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी तो आपने पहले ही कर दिया स्कूल के अंदर ही। नहीं, ये क्रिएट नहीं किया गया। क्लास में, एक ही क्लास में टीचर ने एक ही तरह से सब बच्चों को पढ़ाया, एक ही क्वेश्चन पेपर दिया। कुछ बच्चों ने उसमें 90 से अच्छा ज़्यादा मार्क्स का लिखा, किसी बच्चे ने 40 मार्क्स का लिखा। तो उसके बेसिस पे कहीं कहीं अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर दिए गए, कहीं कहीं उन बच्चों को साथ बिठाया गया। अब आपका कहना यह है कि अगर उन बच्चों को साथ बिठाया जा रहा है तो भी ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक 90 वाले बच्चे का और 40 वाले बच्चे का मेंटल लेवल में शायद फर्क होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग हमने सेक्शंस डिवाइड कर दिए तो भी आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया। अपने वर्ड्स तो आपने ही बनाया ना, मैंने थोड़ी बनाया है। तो सोल्यूशन पहले जनरेशन गैप, फिर उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी वो क्या कहते हैं, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ टिपिकल वर्ड है शायद इसका भी कोई। एनीवे, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे चला जाता हूं। नॉर्मली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो इसी की उसकी फाउंडेशन है ये कि हमने 1% से ऊपर वाले बच्चों को अलग बिठा दिया और उसको, दैट इज ए काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ओनली। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, जैसे अमेरिकन कम्युनिटी में सफेद और कालों का भेद किया जाता है, उसको रेसिज्म कहते हैं, नस्ल भेद रेसिज्म कहते हैं। या इंडियन कम्युनिटी में भी हम इसको देखते हैं कि एक कम्युनिटी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। इस तरह की बातें हम सुनते हैं, लेकिन ये ना आए हमारी सोसाइटी में, हमारी अगली जनरेशन में, इसके लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना एग्जैक्टली कि हमने डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस करना है क्या। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डू वी नीड डिस्क्रिमिनेशन। जब वहां पर सिर्फ 4 वो वर्ण बताए गए हैं कि एक वो वर्ण है, एक वो ग्रुप है, या एक वो प्रोफेशन है, 4 प्रोफेशन मान लो इनको, 4 तरह के प्रोफेशन बताए गए हैं कि एक जो सिखाता है, सीखते सारे हैं, पर एक ग्रुप जो है वो सिखाने का वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, मेरे को सिखाने का काम करना है। तो एक वर्ण वो हो गया, उसको ब्राह्मण वर्ग कह दिया गया, जो सिखाने का काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक वो हो गया कि एक कहता है मुझे तो काम करना है, कारीगर। तो एक वर्ग वो हो गया कि मेरे को तो कारीगर बनना है। कारीगर बनना है मतलब, कारीगर मतलब वो विश्वकर्मा वंशज हो गए कारीगर बनने वाले, कि विश्वकर्मा जी ने कारीगर बनने की टेक्नोलॉजी इसको दिया। तो हम लोग एक वर्ण हो गया, विश्वकर्मा वंशज कह दिया उसको। जैसे पहले ब्राह्मण वर्ग हुआ, एक कारीगर वर्ग जो हो गया वो विश्वकर्मा वर्ग हो गया। तीसरा जो है, अब कारीगर जिस चीज, कारीगर काम तो कर लेगा, उसने काम करना सीख लिया, पर उसके लिए मटेरियल कहां से आएगा, कौन लाएगा? अगर कारीगर ही मटेरियल लेने के लिए चला गया
तो फिर तो कारीगर वो बनाएगा कब चीज को? तो एक वर्ग वो हो गया जो एक्सप्लोरेटर होता है, मतलब जिसको ना शौक होता है घूमने फिरने का, घुमक्कड़ जिसको कह देते हैं। तो वो घुमक्कड़ क्यों बना? क्योंकि उसको पसंद था कि कोई भी चीज अगर मेरे को कह दो यार ढूंढ के लानी है तो मैं ढूंढ के ला सकूं। उसकी पहचान बता दो कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो कारीगर कहेगा कि मुझे अगर मेरे को कोई चीज चाहिए तो उसके लिए कारीगर के पास गया मैं, कारीगर ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। उसके लिए मटेरियल जिसको जो लाना था उसको कहा कि भैया इस तरह का मटेरियल मुझे लाके दे दे। तो वो एक एक्सप्लोरर वंश हो गया, वो है क्षत्रिय वंश कहा गया उसको, दे आर एक्सप्लोरर्स। और चौथा जो वर्ग है वो क्या है? चौथा वर्ग है हिसाब किताब रखने वाला। ये जो चार वर्ग आपने बताए, जिसमें से एक कारीगर हैं, एक एक्सप्लोरर्स हैं, एक हिसाब किताब रखने वाले हैं, और एक और चौथा वर्ग ब्राह्मण वर्ग, सिखाने वाले, शिक्षक, टीचर वर्ग। तो इन चारों सेगमेंट्स में हम बच्चा मूव करता है, किसी का करियर मूव करता है, तो ये आफ्टर कॉलेज एजुकेशन एक लेवल की एजुकेशन के बाद ही होता है। नहीं, यही प्रॉब्लम है इस एजुकेशन सिस्टम की। जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन ही इंट्रोड्यूस करेगा। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही है कि ये कारीगर है और कोई एक्सप्लोरर है, तो उनकी नेचुरली सैलरीज में, इनकम में, उनके लाइफस्टाइल में फर्क रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन तो कैरियर कभी भी नहीं होगा। कैरियर आपको पैसे से नहीं जोड़ोगे तो कभी भी नहीं होगा ये। पर पैसा हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। करियर का मतलब ही ये है कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं। यही गलती है कि कैरियर शब्द का मतलब ही समझा नहीं है। कैरियर का मतलब ये नहीं होता है कि कैरियर की दो स्पेलिंग कर दी, अंग्रेजी आ गई ना, तो अब कैरियर की दो स्पेलिंग कर ली। बट कैरियर का मतलब एक ही होता है, टू कैरी। सो हाउ कैन दे बी डिफरेंट? somebody is carrying something, somebody is carrying something. तो हाउ कैन यू जो सिखाने, यही तो प्रॉब्लम हुई कि जो सिखाने वाला वर्ग था उसने कहा यार जो मेरे से सीख के जा रहे हैं मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने सिखाने में लिमिट काट दी, उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। लिमिटेशन कहां से आई, इंट्रोड्यूस कैसे हुई लिमिटेशन? उन्होंने सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया कि चलो मार्क्स कर देते हैं और इससे ऊपर के मार्क्स से बच्चे होंगे तो उनको ज्यादा पैसे लेके सिखाएंगे, ट्यूशन करना सिखा देंगे। ट्यूशन का एक सिस्टम शुरू कर दिया। क्यों किया गया वो? इसीलिए कि डिस्क्रिमिनेशन, अगर कैरियर को अगर आप लिंक करोगे, एजुकेशन, करंट एजुकेशन को कैरियर से लिंक नहीं किया तुमने। एजुकेशन देनी है, कैरियर चाहे कुछ भी हो, कैरियर से कोई कनेक्शन है ही नहीं एक्चुअली एजुकेशन का। इसीलिए इंजीनियरिंग की एजुकेशन को बहुत अच्छा माना जाता है। कारण इसका ये, अगर इसी को समझ लेंगे, इस सिंपल सी चीज को समझ लेंगे कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन को मेडिकल की एजुकेशन से भी अच्छा माना जाता है। हालांकि मेडिकल एजुकेशन इज मच मोर एक्सपेंसिव देन द इंजीनियरिंग एजुकेशन। इंजीनियरिंग की एजुकेशन के बाद सच्ची बात यही है कि सैलरीज बहुत हाई मिलती हैं और इसी तरह से प्रमोट किया जाता है कि इतने लाख का पैकेज मिला है, इतने करोड़ का पैकेज मिला है, और यही एक क्राइटेरिया बनता है बच्चे का सिलेक्शन का, या पेरेंट्स ये सिलेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा। तो ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी। ये रियलिटी थी, अब नहीं है। क्योंकि अब इसलिए नहीं है कि अब 90% के बच्चे इतने सारे हो गए, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारे लिए, बल्कि वो रियलिटी लेकर के चले तो आज ये हालत हो गई है कि 90% से ऊपर इतने बच्चे हो गए हैं कि आप तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कंपटीशन के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन आता है, कंपटीशन में रैंक के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर 90% नंबर का मतलब क्या रह गया? 40% वाला भी वही कंपटीशन दे रहा है, 90 वाला भी वही दे रहा है, तो नेचुरल सी वाला 40 वाले के चांसेस ज्यादा है लेने के, क्योंकि उसने अपना टाइम वहां पे खराब नहीं किया और कंपटीशन में वो मेहनत कम ज्यादा कर लेता है, तो उसका एडमिशन मिल जाएगा, 90 वाले को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कंपटीशन की बात आती है तो मार्क्स हैव नो मीनिंग। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम टू, कि मार्क्स 90% से ऊपर आ गए, दो प्रसन्नता का विषय नहीं है, वो चिंता का विषय है एक्चुअली। कि 40% अगर थ्रेशोल्ड का टारगेट लेकर के चलोगे कि यार 40% मेरे को आ जाते हैं नंबर, आई एम हैप्पी, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपने 90% का टारगेट लेकर के चले आप,
और अगर 90 नहीं आए तो आपने बीमारी तो अपनी जिंदगी में पाल ली, और 90 आएंगे कैसे? अब अगर एब्सोल्यूट मार्किंग है तो 90 में इतने सारे लोग आ गए कि तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें हर पर्सन ये चीख पुकार मच रही है कि दिस सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड। एनईपी एक उम्मीद की किरण बन के आया तो था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने सारे अगर और मगर हैं कि अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं हो पाया है साल 2023 तक। उसका कारण यही है, संभव क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम पुराना सिस्टम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि नया सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा उसमें है ही कुछ नहीं। नया सिस्टम तो इतना आसान है, वो कहते हैं कि भैया एजुकेशन को तुम 40% पर ले, थ्रेशोल्ड को पार करके रखो। मिनिमम एजुकेशन कहते हैं ना कि मिनिमम एजुकेशन इतनी तो होनी चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है कि मिनिमम इतनी डिग्री होनी चाहिए मेरे पास। मिनिमम एजुकेशन का मतलब होना है कि मेरे को लिखना पढ़ना आना चाहिए, मेरे को कोई मूर्ख ना बना दे। आपको पढ़ना लिखना सीखना किस लिए है? कि आपको कोई मूर्ख ना बना दे, कोई बेवकूफ ना बना दे, मात्र इतना सा तो कारण है। तो आप 40% का, और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप 40% का थ्रेशोल्ड रखोगे, भी 40 से ऊपर लाने हैं तेरे को बस, तो बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस आ नहीं सकती कभी भी, और वो कैरियर के में फेल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसको आपने सिखाया यही है कि फेल नहीं होना है। अब 40% वाले बच्चे मैं अपने आसपास देखती हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, उनको किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो लेटर ऑन दे आर क्राइंग कि हमें सरकार हमारे रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है, हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती। वो तो 90% वाले भी क्राई कर रहे हैं। हम BA MA हैं और हम ग्रेजुएट होके हम स्वीपर क्यों बन जाए। तो ये समस्याएं समाज में क्यों आ रही है? ये तो 90% वाले भी ये कर रहे हैं। आज की तारीख में प्राइमरी टीचर के लिए PhD जो जिन्होंने की हुई है 10-10 20-20 साल के बाद, तो वो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कम से कम भारत देश में ल्यूक्रेटिव करियर जिसे कहा जाता है वो 2 या 3 ही बचते हैं, जिसमें से एक हो गया मैनेजमेंट, एक हो गया इंजीनियरिंग और एक हो गया मेडिकल। एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम कि NEP 2020 कहता है कि कारीगर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कारीगर उतने नहीं कमा पाता जितना उस कारीगर के सामान को बेचने वाला कमा पाता है। जरूर, सारी जो फैक्ट्री, आपका एग्जांपल देख लो, धीरू भाई अंबानी, रिलायंस बनाई उन्होंने, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उनका वो क्या पढ़ाई की हुई थी उन्होंने, क्या कैरियर था उनका? पर वो कारीगर नहीं थे। कारीगर थे वो? किसने कहा कारीगर नहीं थे? वो कारीगर ही थे, इसीलिए इतनी ऊपर पहुंच पाए। किस चीज के कारीगर? वो कारीगर नहीं, हाँ, बिजनेसमैन थे। नहीं, वो कारीगर थे। किसी को पता ही नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने किस चीज में पैसे कमाए हैं, पता ही नहीं है किसी को भी ये बात। यही फैक्ट है कि कारीगर जो होते हैं वो काम करते हैं, उनको पता है काम करना किसको कहते हैं, और कारीगरी के ही पैसे हैं। आज की तारीख में किसी जैन मंदिर में जाते हैं, आप ये सोचो कि डायमंड एक पत्थर है, हीरा एक पत्थर होता है, उसको हीरा कौन बनाता है? कारीगर। फिर लेकिन जो कारीगर है, अगर उसको एक पत्थर को हीरा बनाने के 1000 रुपए मिलते हैं, तो उस हीरे को बेचने वाला कम से कम भी 1 लाख रुपए कमाता है उसी पत्थर से। तो बेचने वाले को नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है समाज में, उसका करियर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। नहीं, यही फर्क समझो कि इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। वो तुम्हें मूर्ख बना करके तुम्हें 1000 की चीज को 1 लाख में बेच दी उसने, वो स्मार्टनेस है उसकी। इट इज नॉट दी। तो देखो, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कि आप बिजनेस चलाने की कितनी आप में क्षमता है। आपने कहीं से कारीगर से बनवाया और अब आप बेच रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एग्जैक्टली ये इसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे दिया गया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कारीगरी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं था कि तुम किसी भी चीज को मूर्ख बना करके किसी को कुछ बेच दो। कि पत्थर जो है वो 5 पैसे का भी नहीं है, कारीगर ने उसको 1 लाख का बना दिया, और कारीगर को पता है कि 1 लाख का बना दिया, पर उसको यह भी पता है कि वो 5 पैसे का भी नहीं है। इसलिए कारीगर मूर्ख नहीं बनाता, और कारीगर कभी मूर्ख बनाएगा भी नहीं किसी को। और जो कारीगर को मूर्ख बना करके कि 1000 रुपए में मैंने बनवा लिया और मैंने उसको 1 लाख में बेच दिया, तो दे आर शॉर्ट लिव्ड।
उनकी जो यही सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि यार आज तो मैंने बेच लिया, कल क्या होगा। और फिर मैंने अगर किसी को मूर्ख बनाया तो मुझे कोई मूर्ख ना बना दे। वो मूर्ख बनता है क्योंकि उसको 1 लाख रुपया जो आ गया उससे वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा। अगेन वही 10 रुपए वाली चीज उसने 10 लाख में खरीदी। वो पत्थर ही तो है ना, घर जो बनता है वो पत्थरों से ही तो बनता है। इसी को तो कहा गया है समाज में ऊपर बढ़ना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं कि आपकी इतनी ही ग्रोथ हुई है क्योंकि आपने एक बड़ा मकान, एक बड़ा प्लॉट। तो यही प्रॉब्लम है जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और इसी प्रॉब्लम को टेक केयर करने के लिए NEP 2020 लाया गया, जिसको के लोग इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते, वो लोग जो कि एक्चुअली कारीगर नहीं है। प्रॉब्लम यही है सिर्फ। एंटरप्रेनर इज ऑलवेज ए कारीगर। एंटरप्रेनर शब्द का मतलब समझो। एंटरप्रेनर का मतलब ये नहीं है कि तुम मूर्ख बना रहे हो किसी को। अभी हाल फिलहाल में हमने अपनी सोसाइटी में ऐसे कई एग्जाम्पल्स सुने, जैसे महिला हैं, वो शायद 40 से ऊपर की उनकी उम्र थी या शायद 50 से ऊपर की। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और महिलाओं का मेकअप का सामान, जिसे हम मनियारी का सामान कहते हैं, वो बेचना शुरू किया। नायका नाम की एक वेबसाइट है उनकी, और पूरे भारतवर्ष में उनका सामान बिकता है। और उनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर या एंटरप्रेन्योर ऑफ द डिकेड जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो ये शी इज ओनली बाइंग एंड सेलिंग। So they are traders, so they are not entrepreneurs. But You can't call them entrepreneur at all. But they are earning a lot of name and fame. Because all the people who are connected in this business, हाँ जी, their money is not the money earned by career. That is the key. What you have to understand. कि जर्नलिस्ट का मनी करियर, जर्नलिस्ट का करियर, पत्रकार का करियर क्या करियर नहीं है? सोच करके देखो। They are also कारीगर. They are creating articles. They No, are creating something no. with words. That is because current education system which was running was making those people entrepreneurs who are not worth making entrepreneurs. Entrepreneur का मतलब ही बदल दिया। Entrepreneur का मतलब होता है कारीगर, जो क्रिएट करता है। तो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, they are not कंटेंट किस चीज के ऊपर कर रहे हो क्रिएट, ये भी तो देखो ना। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जितना भी हमारा टोटली ये IT प्लेटफॉर्म है, ये कंटेंट क्रिएशन पे चलता है। That's what, अगर कारीगरी में चल रहे होते तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मोदी जी ने बहुत अच्छा एक वो दिया था, जो करंट गवर्नमेंट है उसने चल रही है, वोकल फॉर लोकल। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? कि जो आपके लोकल, आपके आसपास कुछ बना रहा है, आप उससे खरीदिए और प्रेफर करिए कि तो आप फिर, वो प्रोडक्ट्स। फिर आपकी वेबसाइट का क्या मतलब रहेगा बताओ? लोकल में तो पता ही है मेरे को कि कौन क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा। आई नो देम वेरी वेल। लेकिन वोकल फॉर लोकल चला कितना? हाँ, वो क्यों चला? एग्जैक्टली तो उससे कारीगर आगे आने लग गए। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द गेम ही प्लेड, द गेम प्लेड वाज दैट मिडिलमैन्स आर एलिमिनेटेड। तो B2, एक बड़े सारे वो जो करंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो दे रहा था B2B, B2C, इतने सारे सिस्टम बना दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि हमें उन लोगों को ऊपर बिठा दिया जो लोग एंटरप्रेनर नहीं थे, और उनको हमने एंटरप्रेनर दिखाना शुरू कर दिया। फिक्टिशियस वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड। MBA इन मार्केटिंग, MBA इन HR, MBA इन फाइनेंस, ये सब इसीलिए है कि आप एक कॉर्पोरेट हाउस है या एक बड़ा बिजनेस हाउस क्रिएट करें, इसलिए नहीं। लोकल फॉर वोकल चलाने का पर्पस क्या था, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की तो जरूरत ही नहीं रह गई। ये क्यों? अपना बिजनेस तो मैनेज करेगा ना, अपना उतनी दिमाग उसमें होता है, वही कारीगर बनता है। सी, दैट इज द की कि हमने एजुकेशन में सिलेबस को लिमिट करके और फिर मार्क्स को बढ़ा दिया। 90% जो मार्क्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है यार 10 क्वेश्चन ये पेपर में आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए, मेरे 90% नंबर आ गए। अब लोग कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर थोड़ी पता था हमें कि क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो सिलेबस ही लिमिटेड है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं उससे ज्यादा। आपका कहने का अगर आप समराइज करें तो आज के इस डिस्कशन का अभी तक हमारा ये समरी निकलता है कि इन मार्क्स का तो कोई रेलेवेंस करियर के कंटेक्स्ट में मार्क्स नहीं बता दी ये बात कि जब सारे के सारे 90% ऊपर है तो आप डिस्क्रिमिनेट कहाँ करोगे? डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे? तो इन मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह गया। और करियर का मतलब पैसे कमाने से ज्यादा यह है कि आप कर क्या रहे हैं, किस
किस सेगमेंट में आप हैं, यानी कि आप नहीं क्या सिखाने नहीं वाले नहीं, हैं? ये भी नहीं है। कैरियर का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट किस सेगमेंट में, उस सेगमेंट में सीखो, उस सेगमेंट को अपने अंदर विकसित करो। तो यही तो चल रहा है, जैसे बच्चा कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो फिर बच्चा साइंस की लाइन को अडॉप्ट करता है। एस्ट्रोनॉट के लिए साइंस चाहिए ही नहीं। ये किसने कहा कि एस्ट्रोनॉट के लिए साइंस चाहिए? क्या आपका नासा या इसरो में सिलेक्शन विदाउट साइंस हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा? चाहिए ही नहीं इनफैक्ट साइंस। तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए साइंस चाहिए, ये कहाँ लिखा है? एस्ट्रोनॉट इज you have to practice certain procedures which anyone can practice. You don't require science for that. एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है जो स्पेस में जाता है। हाँ, और स्पेस में जाने वाले लोग, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ जो सिलेक्शन करती हैं लोगों का, तो दैट इज ऑल साइंस बेस्ड। नो, हु सेज? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए साइंस नहीं चाहिए। दैट इज द की, कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हम जिस कैरियर में जाना चाहते हैं उसको चाहिए क्या। If you want to become astronaut, then you don't need science, you need physique. साइंस चाहिए अगर तुम्हें वो बनाना है, तो शिप बनाना है, तो एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए जो सिस्टम तैयार करना है उसके लिए साइंस बैकग्राउंड चाहिए। ओके, किसी को स्पेसशिप बनाना है, हाँ, और उसको बच्चे का मन इंटरेस्ट इस हाँ, एरिया में है, ठीक। तो बच्चे ने 12th में साइंस लिया, उसके बाद अच्छे नंबरों से पास अरे किया, वो उसको पहले 5वीं क्लास के बाद से उसको कारीगर की लाइन में डाल दो ना। कौन सी कारीगरी? स्पेसशिप बनाने की। उसको कौन सिखाएगा स्पेसशिप बनाना? देयर आर नॉट टीचर्स अवेलेबल जो 5वीं हु के बाद सेज? spaceship हु सेज? बनाने ये तो बल्कि स्पेसशिप बनाना 5वीं क्लास के बच्चे को सिखाना आसान है कंपेयर टू एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन को स्पेसशिप बनाना सिखाना हो। तो कंपैरिजन में आई एम टेलिंग, इट्स अ फैक्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं। आई वॉज रनिंग ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एम्बेडेड सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का मैं किंग कहलाता हूं। तो मैंने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर जब एम्बेडेड टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया, आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री in 2003, 2001 in fact. And I was surprised, the students who were coming out from the college, diploma college, they were able to learn much faster compared to the engineers, MTechs, who had 10 years of experience in working. They were not able to pick up that fast. So this is an experience. I am telling you the real time experience. And it's a fact. आप किसी भी और देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें जो एजुकेशन में रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए, द लर्निंग एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट शुड इंप्रूव, द मेंटल वेल्थ ऑफ द स्टूडेंट शुड इंप्रूव, रादर देन यू आर ट्राइंग टू टीच समथिंग विच मे नॉट बी यूज्ड इन एनी ऑफ द फेजेस ऑफ लाइफ। जबकि लर्निंग एफिशिएंसी अगर आप इंप्रूवमेंट करना सिखाते हैं उसको, तो सारी जिंदगी काम आएगा उसको। ऐश्वर्य अगर इंप्रूव करना सिखाते हैं, मेंटल वेल्थ इंप्रूव करना सिखाते हैं, वो सारी जिंदगी काम आएगा उसको। लेकिन अपने लिमिटेड सिलेबस पढ़ा करके और 95% नंबर ले आए, वो किसी काम आने वाले नहीं है। पक्की बात है ये जी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाना, यस, दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। इसके बारे में बात और सेमिनार्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चे को सिखाने वाले लोग आज की डेट में हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत कम है। नहीं, हर घर में सिखाने वाले लोग तो हर घर में अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये हो गई है? उनके पास टाइम कहाँ है? पेरेंट्स के पास टाइम ही टाइम है। अपने बच्चों के लिए अगर टाइम नहीं है तो बच्चे पैदा करने का हक नहीं है उनको। अपने बच्चों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। बच्चे पैदा करने के लिए भी तो टाइम निकाला था भाई। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है कि अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है उनके पास, पेरेंट्स के पास। अगर पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो फिर इस सोसाइटी का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। आप 90% नंबर ले आओ या 99% नंबर ले आओ, 100 ले आओ, 99 नंबर पर भी रोना ही होगा उन पेरेंट्स का। कहेंगे एक नंबर क्यों कट गया, इसी बात पे रोएंगे वो। फैक्ट तो यही है, हालात कुछ इसी तरह के हैं। और आपसे बात करके केतु विज्ञान की रोशनी में अगर हम समझते हैं तो आज ये बात समझ आती है कि स्किल डेवलप करना जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसी एरिया में, और वो भी 5th के बाद,
वो इम्पोर्टेंट है, ना कि मार्क्स का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दें हम सोसाइटी में, या कंपटीशन क्रिएट करें और उसके बाद बच्चे को कुछ डिग्री दिलाएं और फिर उम्मीद करें कि उसका करियर कुछ नहीं, फिर उम्मीद करें कि बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो। हमने तो इतना किया पर बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। बच्चा कहता है कि बच्चा पेरेंट्स को कहता है, मतलब ऐसे पेरेंट्स एग्जाम्पल है। अब क्योंकि मैं काउंसलिंग का काम करता हूं तो मेरे पास आते हैं लोग, तो पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं कि बच्चे कहते हैं मेरे को कि पिताजी आपने मुझे पैसे देने के अलावा और किया ही क्या, जब मुझे गाइडेंस की जरूरत थी तो आपने मेरे को पैसे दे दिए कि ये ले पैसे और तू पता कर ले अपने आप। तो वो बच्चा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कैसे देगा? गिव मी वन रीजन के हाउ पेरेंट्स कैन एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट चाइल्ड जिसको आपने रिस्पेक्ट करना सिखाया ही नहीं है। जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी पिताजी की, फादर की, तब आपने उसको पैसे देकर के टाल दिया। तो आपने क्या कमाया? आपने पैसा कमाया या आपने बच्चे कमाए? अगर आपने पैसा कमाया तो पैसा आपके पास है, पर अगर आप सोचते हो कि आपने, फिर आप क्या करते हो? बच्चों के ऊपर केस कर देते हो। एक अभी एपिसोड आया मेरे सामने कि एक बाप ने अपने बेटे के ऊपर केस कर दिया कि मुझे 100 रुपए महीना नहीं देता ये। मतलब इमेजिन केस क्या है, जज पूछता है कि 100 रुपए, मतलब कमाल का केस है वो। बाप का बहुत पैसा है, बेटे के पास भी बहुत पैसा है, कैरियर दोनों का अच्छा है, और पर बाप ने बेटे के ऊपर केस कर दिया कि मेरे को 100 रुपए महीना इसको देना चाहिए, मैंने इसके पालन पोषण पे इतना पैसा खर्च किया तो उसका मेरे को रिटर्न चाहिए। रिटर्न क्या चाहिए? 100 रुपया महीना चाहिए। जज कहता है क्या 100 रुपये महीने से आपका काम चल जाएगा? कहता है मेरे पास बहुत पैसा है। कहता है फिर आपको 100 रुपये महीना क्यों चाहिए? तो वो कहता है मुझे चाहिए, मैंने खर्चा था इसके ऊपर। तो क्या बाप ने पैसा उसके ऊपर खर्चा था इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट लेने के लिए? अगर इंटरेस्ट लेने के लिए खर्चा था तो रिस्पेक्ट कहां आ गई बीच में? अब वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा आते ही नहीं मिलने के लिए उनसे। तो जज साहब ने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड्स, मतलब ये उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको कह दिया कि तेरे को 100 रुपए देना है, और कह 100 रुपए तुम्हें देने आना है मेरे को, ये नहीं कि आपने ट्रांसफर कर दिया डिजिटली। नो, यू हैव टू कम एंड गिव। तो जज साहब ने पूछा कि इसका क्या कारण है? कहता जी ये सालों साल मिलने नहीं आता मेरे से। तो बेटा कहता है आपने मेरे को सिखाया ही नहीं मिलना, आपने तो मेरे को पैसे देकर के और हॉस्टल में डाल दिया, आप चाहते ही नहीं थे कि मैं आपसे मिलने आऊं, तो आपने तो मुझे सिखाया ये। वो कहता है चल मेरे से गलती होगी तो तू तो ये गलती मत कर। वो कहते मैं क्यों करूंगा ये गलती? कहते तू अपने बेटे को हॉस्पिटल भेज तो रहा है, हॉस्टल। तो वो सिखाने के लिए तेरे को कि जो गलती मैंने करी वो गलती तू मत करियो। हर घर में सिखाने वाले पेरेंट्स अवेलेबल है, और कैरियर के रिस्पेक्ट में तो वो इतना अच्छा सिखा सकते हैं कि सोच नहीं सकते तुम। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का तो एक सूत्री कार्यक्रम ही है कि बच्चों के कैरियर अच्छे सेट हो जाए, और पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कैरियर कौन सेट कर सकता है? आप सोचते हो बाहर वाले बच्चों का कैरियर, आपके बच्चों का कैरियर बाहर वाले सेट कर देंगे? आई मीन इफ यू थिंक इन दैट डायरेक्शन, तो आई थिंक यू आर मिस्टेकन, यू आर नॉट लिविंग इन द राइट प्लेनेट। You must go and live on moon or maybe some other planet, not planet Earth, which is actually heaven. The most beautiful planet is heaven. But we want that our planet should be managed by someone who is not living in this planet. हम अपनी चीज को अगर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दूसरा आपकी चीज को कैसे मेंटेन कर देगा, ये बता दो मेरे को आप। केतु विज्ञान, एशो विज्ञान, एशो ज्ञान, ये जो एशो सिविलाइजेशन, द न्यू सिविलाइजेशन, एशो सिविलाइजेशन विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2006, इट सेज दैट अपने माइंड एंड ब्रेन को कनेक्ट करना सीखो। वो काम आएगा। दिमाग किसी का और मन किसी का, और काम आप कर रहे हो तो वो किसी काम नहीं आने वाला। करवाने वाला किस इंटेंशन से करवा रहा है आपको नहीं पता।
तो ये ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है कोई। जी। मीन्स करियर शब्द को अगर समझे तो इट्स ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट। नो, इट इज ऑल अबाउट कैरिंग व्हाट यू आर कैरिंग। कैरिंग व्हाट? Yes, that is the question which you should have asked. Carrying what? I started with के career शब्द को use समझो। Carrier means carrying. Carrying what? Carrying what? Carrying the connectivity between mind and brain. We don't carry it. It is just there. वो होती है नेचुरली, प्राकृतिक रूप में। उसे हम कैरी थोड़ी कर रहे हैं। कैरी इज समथिंग जो हमने अलग से कुछ अपने ऊपर वजन लाद लिया है। हाँ, तो वो उस कनेक्टिविटी को मेंटेन कौन करेगा? क्यों तुम्हारा होता है कि मन कुछ कह रहा है और बुद्धि कुछ कह रही है, दिमाग कुछ कह रहा है, बॉडी कुछ कर रही है। मतलब 3 बॉडी पार्ट्स यू हैव, 1 माइंड, 1 ब्रेन एंड 1 बॉडी। आर दे 3 इन सिंक्रोनाइजेशन? दे आर कनेक्टेड, बट आर दे वर्किंग टुगेदर? दैट इज द कैरियर विच यू हैव टू कैरी, the connectivity between mind, body and brain. That is what you have to carry. If you start carrying that, you will find there is no problem in the world. Absolutely no problem. Because your learning efficiency will improve, your performing efficiency will be best, your learning efficiency will be best, your Ashwanidhi mental health will be best, everything will be perfect. Health की problem होगी नहीं कभी भी तुम्हें। Rest assured that you will fall into live 16, look 16. कभी बीमार नहीं होगे, कभी भी, never ever. अगर आपका माइंड, बॉडी एंड ब्रेन, ये 3 कंपोनेंट अगर आपने ठीक से कनेक्ट कैरी कर लिए, यू आर कैरिंग दीज 3 कंपोनेंट्स, सो दैट इज द कैरियर। ओके, मीन्स कैरियर का मतलब है अपने माइंड, बॉडी एंड ब्रेन, इन तीनों का कनेक्शन को मेंटेन्ड रखना। यू आर कैरिंग दीज 3 पार्ट्स विद यू, योर लाइफ इज कैरिंग दीज 3 पार्ट्स एंड यू हैव टू मेंटेन। और अगर बच्चे के करियर की चिंता है तो बजाय उसको नंबरों के फेर में डाला जाए, बेहतर यह है कि पेरेंट्स को जो आता है वही उसको सिखाएं, और बच्चे को अगर पेरेंट्स सिखाते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें पहला सिखाना क्या है ये समझो। जो भी करियर पेरेंट्स ने अपने लिए पिक किया है, जो भी काम करते हैं, नहीं, सिखाना है हाउ टू कैरी योर माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, दैट इज द की। तो बच्चे का करियर कैसे बनेगा? वो अपने आप बन जाएगा। अगर तुम्हारी लर्निंग एफिशिएंसी है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम अपने आप सीख लोगे वो काम करना। दैट इज व्हाट द इशू इज, दैट तुम कोई काम करना चाहते हो एंड इफ योर बॉडी इज नॉट एबल टू परफॉर्म, व्हाट विल यू डू? The reason of failure of marriages, you have to understand here that the reason of failure of matrimonial matches, जो विवाह हो जाते हैं, जो मैरिजेज हो जाती है, वो फेल क्यों हो रही हैं? Because you are not able to perform, you are not able to learn, you are not able to carry your mind, body and brain together. That is the problem. So सिखाना क्या है ये समझना जरूरी है। लेकिन हम लोग जो अपने आसपास देखते हैं वो ये कि बच्चे को समय रहते एक सब्जेक्ट कराना शुरू कर दो, या एक कंपटीशन की तैयारी कराना शुरू कर दो, या अगर आप बिजनेस भी कराना चाहते हैं, आपकी फैमिली बिजनेस है, तो बच्चा 8वीं 9वीं में आ गया तो उसको पिताजी के साथ दुकान पे या फैक्ट्री पे भेजना शुरू कर दो, वरना बाद में ही और शी वोंट बी एबल टू सेटल डाउन इन हिज करियर। क्या ये सही अप्रोच नहीं है? ये ऐसा ये है ही नहीं, अवॉइड नहीं है। आज की तारीख में जिस पेरेंट्स ने अपने बेटे को एमबीए कराया, ये भी एग्जांपल है मेरे पास, एमबीए कराया उनको कि ये कहीं पे अच्छी नौकरी कर लेगा जी। वो नौकरी करने गया और फिर उसने रियलाइज किया कि मेरे से बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। इमेजिन, वो एमबीए बच्चा जिसने अच्छे कॉलेज से एमबीए किया और उसने नौकरी पर गया, और नौकरी पर जब काम करने लगा 2-3-4 महीने किया तो उसको समझ आ गया कि भैया मेरे से ज्यादा मूर्ख तो कोई दुनिया में नहीं है। अब ये स्टेटमेंट उसने अपने लिए क्यों कही? कैन यू इमेजिन? और उसके फादर की दुकान थी और वो जानता था कि उसके फादर क्या करते हैं, क्योंकि वो शायद देख पा रहा होगा कि इसी दुकान को जितना मैं चाहूं उतना बढ़ा सकता हूं, तो व्हाई शुड आई वर्क फॉर समबडी एल्स, आई कैन वर्क फॉर माय ओन सेल्फ। नो, तो देयर ही रियलाइज्ड
कि मैं मालिक था दुकान पे और यहाँ पर मैं नौकर कर रहा हूँ। जो कोई भी मुझे कुछ भी कहता है और करने को कहता है, जो मैं करना नहीं भी चाहता वो भी मुझे करना पड़ता है। ही रियलाइज दैट। और फिर उसको सीखने में मेरे को जितना टाइम लगाना पड़ता है उस टाइम पे मेरे को कोई पूछता नहीं है, गाइड करने वाला कोई है नहीं। कहते तो इतना पढ़ा लिखा है तो अपने आप सीख। और लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाने किसी ने सिखाई नहीं। सो कि और वो जो था दुकान वाला जो सिस्टम, वो उसने बाय बर्थ सीख लिया। वो तभी तो सीखेगा जब उसके पेरेंट्स उसको भेजेंगे दुकान पे। तो गया नहीं ना दुकान। मैं तो वही एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुम्हें एग्जांपल ही वही दे रहा हूं कि उन्होंने उसको दुकान पे नहीं भेजा, उन्होंने तो उसको पढ़ाई पर रखा और एमबीए करवाई। इसीलिए तो मैंने ये एग्जांपल दिया तुम्हें। इवन देन ही रियलाइज दैट, इवन देन ही कुड रियलाइज। यस, दैट इज द की। मैं ऐसे भी केसेस जानती हूँ हमारे आसपास जिनके घर में एक सेटल्ड बिजनेस जैसे अच्छी शॉप होना इस तरह का था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बेटे के लिए चुना कि वो बेटा हमारा किसी अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करेगा, डिग्री लेगा। और उनके बच्चे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर सम कॉर्पोरेट हाउस, नॉट विद देयर फैमिली बिजनेस। ऐसा क्यों? यहां पर अगेन आई विल ब्लेम दी करंट एजुकेशन सिस्टम विच वॉज रनिंग अर्लियर, कि वहां पर ये सिखाना शुरू कर दिया घर में कि तू अपने पिता से अच्छा कर ले। ठीक है, अब तू अपने पिता से अच्छा कर ले के चक्कर में मुश्किल से 2% लोग कर पाए होंगे, या वो भी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो 150 लोग होंगे। उसके चक्कर में इतने सारे बाकी लोगों का क्या हुआ, ये सोचा कभी तुमने? समझ के देखा तुमने कभी? पहली बात। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स ने जब वो कमा रहे थे, जब वो उन्होंने अपने कैरियर शुरू किया और जब वो पैसा कमा रहे थे, तो वो क्या कहकर कमा रहे थे पता है तुम्हें? क्या कहकर कमा रहे थे? व्हाट वाज देयर टारगेट? पेरेंट्स का टारगेट तो एक ही होता है कि बच्चों को अच्छी जिंदगी दें। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स कमा रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे को काम आएगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। और बच्चे कमाने लग गए, पेरेंट्स जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा। हाँ जी। तो अब जो पेरेंट्स ने जो पैसा कमाया था वो कहां गया? कैन यू इमेजिन? वो पैसा कहां गया? वो पैसा कौन यूज कर रहा है? वो पैसा वही जनरेशन यूज कर रही है जो कि 1000 की चीज को 1 लाख में खरीदती है। दैट इज द की। अगर वही पैसा जो पेरेंट्स ने कमाया, उन्होंने कमाया तुम्हारे नाम से है, तो वो पैसा तुम्हारा है, पर तुम्हें सिखा ये दिया एजुकेशन ने कि तुम अपना कमाओ। और आज क्या हो रहा है? हर मकान जो पेरेंट्स ने बनाया था, बच्चों ने अपना मकान अलग बना लिया, तो पेरेंट्स वाला मकान जो है उसका क्या होगा? ये सोचा तुमने कभी? उसके ऊपर कितना पैसा लगाया उन्होंने, उसका क्या होगा? तो इसका मतलब पेरेंट्स मूर्ख थे। वो बच्चे कहते हैं, बच्चे, मैंने पहला एग्जांपल दिया, तो बच्चे ये क्या कहेंगे, जब मुझे गाइडेंस की जरूरत है, जब तो तूने दिए नहीं, पैसे पकड़ा दिए मेरे हाथ में। तो फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि मेरे को बच्चे मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? हमने उनको सिखाया ही नहीं रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करना क्या होता है हमें ही नहीं पता, शायद तो हम नहीं सिखा पाए उनको। पॉसिबल? जी। तो मींस जो करंट एजुकेशन सिस्टम अभी तक चल रहा था वो बेसिकली कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता था, और पेरेंट्स कमा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को लग रहा है कि मुझे अपना पैसा कमाना है, और अपना पैसा, सो कॉल्ड अपना पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे और पेरेंट्स अलग अलग भी हो गए। और अब पेरेंट्स का क्या होगा और उनके पैसे का क्या होगा और उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये अनडिफाइंड है। पहली बात नहीं, यहां पर एक और सवाल। पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि बच्चे को जिंदगी में गाइडेंस तो हर लेवल पर चाहिए भाई, पेरेंट्स की। हाँ जी। एट एवरी पॉइंट टिल द चाइल्ड बिकम्स द पेरेंट, दैट पर्सन, दैट कपल रिक्वायर्स गाइडेंस एवरी टाइम। वो कहां से लेगा? पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से तब लेगा ना जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा। तो वो 100 रुपए वाली बात बताई तो मैंने, कि बाप ने, अब इस उम्र में जब बाप बेटे का, मतलब अपने ग्रैंडसन का वो पोजीशन, एक्चुअली ये सिखाया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि करंट एजुकेशन के सिस्टम में
ये सिखा दिया कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। हाँ जी। ये सबसे खराब स्टेटमेंट है, पता है आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 करोड़ रुपया कमाओ और गुजारा 10,000 में चलाओ, क्योंकि ब्याज तो 10,000 रुपये मिलेगा। फैक्ट ये है कि ये इसलिए कहा गया कि अपने बच्चों से ज्यादा स्नेह अफेक्शन ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए होता है, और ये रियलिटी भी है। नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम समझो, रियलिटी क्यों नहीं है ये? अगर ये रियलिटी होती तो सारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर में बैठे होते, वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते ही नहीं। पेरेंट्स तो बाहर नौकरी कर रहे हैं, और पेरेंट्स डोंट वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड गो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। व्हाई? क्योंकि भाई उन्होंने तो दैट मीन्स वो ब्याज वाली बात तो गलत हो गई ना। हाँ जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और आपको सिखा दिया कि 1 करोड़ तो मुझे दे दो और तुम्हें 10,000 रुपये में गुजारा चलाते रहो, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये देता रहूंगा। और अगर आपकी मान लो एवरेज लाइफ के हिसाब से देखें 10 साल की लाइफ रह गई, 1 करोड़ रुपया आपके पास है, अगर आप 10 साल में खर्चते हो तो आप कितने लेविश रह सकते हो, और अगर आप उसके ब्याज पर रहने की कोशिश कर रहे हो तो आप कितने लेविश रह सकते हो। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो एक बार, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप बने क्या। आपने 1 करोड़ रुपये, इतना पढ़ाई लिखाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप मूर्ख के मूर्ख बने रहे। तो इस स्टेटमेंट से बाहर निकलो कि मूल से ब्याज प्यारा। नो, मूल यू शुड बी इंटरेस्टेड इन, बिकॉज वो आगे अपने मूल का ध्यान रखेगा तो जिंदगी देखो कितनी बढ़िया चलती है सभी की। एंटायर सोसाइटी विल स्टार्ट फ्लरिशिंग, कोई समस्या रहेगी नहीं किसी को भी। केयर फॉर मूल, नॉट फॉर ब्याज। जी। ओके, मीन्स ये स्टेटमेंट कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है, ये भी शायद लालच से भरी हुई एक स्टेटमेंट है। हम अपनी चीज को अपना ही ना माने और उसमें से आने वाले इंटरेस्ट के बारे में एजम्पशंस करें कि इससे इंटरेस्ट मिलेगा हमें, और उस पर हम केयर ना करें, उसकी केयर ना करें। तो करियर का मतलब हुआ कैरिंग व्हाट, कैरिंग आवर माइंड, ब्रेन एंड बॉडी टुगेदर। और इसका बैलेंस अगर बच्चे को बनाना सिखाया है पेरेंट्स ने, तो फिर उन्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे का करियर या सो कॉल्ड उसकी लाइफ कैसे रहने वाली है, बिकॉज उसकी लर्निंग एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें उसके माइंड, ब्रेन एंड बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन से डिफाइन होती हैं। और हम अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑब्सोलेटेड सिस्टम है, ऑलरेडी कई देशों में डिस्कार्ड किया जा चुका है, नंबरों का सिस्टम और कंपटीशन का सिस्टम, डिस्क्रिमिनेट करना, ये अच्छा ये बुरा वाला सिस्टम, तो इससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय फ्रस्ट्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन के, विच वी आर ऑलरेडी सीइंग नाउ। तो अश्विनी जी, करियर के संबंध में जो एक प्रिवेलिंग कंफ्यूजन सोसाइटी में रहा है, और शायद अब ये डिमिनिश होने की तरफ है, ख़त्म होने की तरफ है, इसको रिमूव करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। केतु विज्ञान एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम एक्चुअली इस प्लैनेट अर्थ को एक लग्जूरियस प्लैनेट बना सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, डिजीजेज एंड पोल्यूशन कैन बी इरेडिकेटेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड केतु विज्ञान। आपसे डिस्कशन हम यूं ही करते रहेंगे। रिलेशनशिप्स और करियर पे हम बात कर चुके हैं। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी हमारा बात करना रह गया है। आपसे आगे डिस्कशन केतु विज्ञान पर चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। प्रणाम।